नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे खास शो आज का एजेंडा में। खबरें वो होती हैं जो हमें सच दिखाती हैं, विश्वसनीयता से हमें रूबरू करवाती हैं और सटीक विश्लेषण के साथ खबरें दिखाने का दायित्व निभाता है आपका अपना डीडी न्यूज। और आज के एजेंडे में हम बात करते हैं उन खबरों की जो तय करती हैं आपके दिन का रुख। अगले आधे घंटे जुड़े रहिए हमारे साथ और लीजिए दिन भर की खबरों का बूस्टर डोज। तो शुरुआत करते हैं उन अहम खबरों की जो बटोर रही हैं सुर्खियां आज के एजेंडे में। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 16 जिलों की 71 सीटों पर मतदान जारी। करीब 2 करोड़ 14 लाख मतदाता 1066 उम्मीदवारों के चुनावी भविष्य का करेंगे फैसला। कोरोना काल में स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुरक्षित मतदान कराने के लिए चुनाव आयोग ने किए व्यापक इंतजाम। पीएम ने की लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील। बिहार चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार अभियान पहुंचा चरम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में करेंगे चुनावी रैलियां। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी वाल्मीकि नगर और दरभंगा में करेंगे चुनावी जनसभा। और बांग्लादेश और भारत के बीच आज से एयर बबल व्यवस्था के तहत विमान सेवा हुई बहाल। कोरोना महामारी के चलते दोनों देशों के बीच लगभग पिछले 8 महीनों से बाधित थी उड़ान सेवा। 3 बांग्लादेशी और 5 भारतीय विमानन कंपनियां करेंगी उड़ान का संचालन। तो आज के एजेंडे में सबसे पहले बात करते हैं बिहार चुनाव की। तो बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की अगर बात करें तो मतदान हो रहा है। राज्य के 16 जिलों की 71 सीटों पर मतदान के लिए चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। कोरोना महामारी के दौरान देश में ये पहला विधानसभा चुनाव है, इसलिए इस चुनाव पर पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं। पहले चरण में 31,000 से अधिक मतदान केंद्रों पर मत डाले जा रहे हैं। आज 2 करोड़ 14 लाख से भी अधिक मतदाता अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। संक्रमण के खतरे को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए। पहले चरण में राज्य के मगध इलाके की 53 और अंग इलाके की 18 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा के खास तौर पर इंतजाम किए गए हैं। पहले चरण का मतदान की अगर बात की जाए तो मद्देनजर आज धारा 144 भी लागू रहेगी। दूसरे और तीसरे चरण का मतदान 3 और 7 नवंबर को संपन्न होगा। चुनाव परिणाम 10 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। तो प्रथम चरण के लिए मतदान जो है वो जारी है। तो हम लगातार देख रहे हैं, हमने आपको सुबह भी दिखाया कि किस तरह से कोरोना काल में निष्पक्ष और सुरक्षित चुनाव कराना, चुनाव आयोग ने इसकी अहमियत को समझते हुए व्यापक इंतजाम किए हैं। किस तरह से सैनिटाइजेशन वहां पर किया जा रहा है, लोग 2 गज की दूरी का पालन करते हुए मास्क पहनकर अपने मत अधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं। जो वहां पर तमाम नोडल ऑफिसर्स मौजूद हैं वो भी फेस शील्ड और मास्क के साथ टेम्परेचर चेक करके जो लोग हैं जो वोट डालने जा रहे हैं उन्हें भेज रहे हैं। तो 2 गज की दूरी का पालन करते हुए किस तरह से वोट डाला जाए, इसको लेकर प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया और कहा कि आप अपने मत अधिकार का प्रयोग जरूर कीजिए और पहले मतदान कीजिए, उसके बाद जलपान कीजिए। तो प्रथम चरण के लिए मतदान जारी है, जिसके लिए हम देख रहे हैं तमाम तैयारियां व्यापक रूप से की गई हैं। और बात कर रहे हैं गया की, जहां के पोलिंग बूथ का जायजा लिया है हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने। कि जनता अपने भाग्य की बागडोर अपने जनप्रतिनिधियों को सौंपना चाह रही है। जनता चाहती है उन मुद्दों पर समाधान जो जनप्रतिनिधि करते हैं, जिनकी बात तमाम तरह के मुद्दे हैं जनता के, जो चाहती है कि जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर जीत कर आए उन मुद्दों पर न केवल काम करे बल्कि उन मुद्दों का समाधान भी करे। वोट तो बहुत इम्पोर्टेंट है, अहमियत बहुत रखी जाती है। सबसे पहले शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। जो भी बेरोजगारी पे अभी जो मुद्दा उठा हुआ, रोजगार चाहिए और कुछ नहीं। शिक्षा अच्छी हो जिससे कि बेरोजगारी दूर हो और आवागमन की सुविधा हो और लाइटें, नल, जल की, गया में खास करके जल की व्यवस्था में सुधार होनी चाहिए, शिक्षा में सुधार होनी चाहिए। ये जनता की वो आवाज है जिसकी अवहेलना शायद ही कोई जनप्रतिनिधि कर पाएगा, क्योंकि
इनके वोट की आवाज में वो ताकत है जो किसी भी जनप्रतिनिधि को फर्श से अर्श पर और अर्श से फर्श पर पहुंचा देती है। कैमरामैन संदीप के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, गया। तो बिहार चुनाव के पहले चरण की जो 71 सीटें हैं, अगर हम उनका जिक्र करें तो एनडीए में भाजपा की 29, जेडीयू की 35 और हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा की जो है वो 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें भाजपा 29, जेडीयू 35 और एचएएम जो है वो 6। साथ ही आरजेडी की 42, कांग्रेस की 21 और सीपीआई एमएल की 8, एलजेपी की 42, आरएलएसपी की 43 और बीएसपी की 27 सीटें शामिल है। पहले चरण का जो 71 सीटों का चुनावी गणित है वो समझने की कोशिश हम कर रहे हैं। भाजपा 29, जेडीयू 35 और वीआईपी के खाते 1 सीट आई है। और ख़ास तौर पर इस बार हम देख रहे हैं कि मुख्य मुकाबला जो है वो महागठबंधन और एनडीए के बीच है। तमाम बड़े स्टार प्रचारक जो हैं वो रैलियां करते हुए नजर आए। आज प्रधानमंत्री की भी काफ़ी अहम रैलियां हैं और किस तरह से जो तमाम उम्मीदवार हैं उन्होंने लोक लुभावन तरीके से आकर्षित करने की कोशिश की है जो जनता है उसको। लेकिन आज जब पहले चरण के लिए वोटिंग की जा रही है तो जनता इस पर नज़र डालेगी और देखेगी कि किसकी किस्मत का फैसला किस लिहाज से किया जाएगा। तो पहले चरण के जो कुछ दिलचस्प आंकड़े हैं, आइए आपको पहले उनसे रूबरू करवाएं। अगर हम गया शहर की बात करें तो ये जो विधानसभा सीट है इसमें सबसे ज़्यादा प्रत्याशी यानी कि कुल प्रत्याशी जो यहाँ से अपनी किस्मत आजमाएंगे वो 27 हैं। और सबसे कम जो प्रत्याशी हैं इनकी किस्मत का आज फैसला होने वाला है वो कटोरिया विधानसभा सीट है, जहाँ से कुल प्रत्याशी सिर्फ 5 हैं। जो ये उम्मीदवार हैं वो चुनावी समर में अपनी ताल ठोक रहे हैं। और गया इस बार की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। क्यों, ये आपको हम आगे बताएंगे आज के एजेंडे में। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए जो वोटिंग हो रही है उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि लोकतंत्र के इस पर्व में कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखकर मतदान करने की उन्होंने अपील की। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि बिहार विधानसभा चुनावों में आज पहले दौर की वोटिंग है। सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वो कोविड संबंधी सावधानियों को बरतते हुए लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करें। 2 गज की दूरी का ध्यान रखें, मास्क जरूर पहनें, याद रखें पहले मतदान फिर जलपान। तो ये प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि लोग अपने मत अधिकार का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि जो आपका एक वोट है वो सोच बदल सकता है। तो गया से मतदान के बारे में और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता नीरज सिंह। नीरज, हालांकि अब मतदान को शुरू हुए काफ़ी वक्त बीत चुका है, इस वक्त किस तरह से वहाँ पर जो लोग हैं वो आ रहे हैं? और सबसे अहम मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो तैयारियाँ हैं, जैसा कि हमने आपसे पहले भी पूछा था, वो मुतमईन तैयारियाँ की गई हैं और साफ तौर पर जो जनता का मूड है वो किस तरह से आप समझ पा रहे हैं? लगातार उसी उत्साह के साथ जारी है। जो मतदाता हैं वो निकलकर अपने मत का प्रयोग करने के लिए अलग अलग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। और जिस मतदान केंद्र पर मैं हूं वहां पर भी जो मतदाता हैं वो लगातार अपने मत का प्रयोग करने के लिए आ रहे हैं। और चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश हैं, जो गाइडलाइन है, उसी के पालन करते हुए वो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। सभी मतदाता मास्क लगाकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये खासतौर से दिशा निर्देश था चुनाव आयोग का। इसके साथ ही यहाँ पे साफ सफाई का ध्यान रखा गया है। तमाम जो लोग हैं, मतदाता हैं, उनके हाथों को सैनिटाइज किया जा रहा है। इसके साथ ही अंदर आ रहे हैं तो उनका जो थर्मल स्कैनिंग है वो उनकी की जा रही है। और टेम्परेचर अगर नॉर्मल है तभी मतदान के लिए उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ईवीएम को मतदाता डायरेक्ट नहीं टच कर सकते। उसके लिए भी जो ग्लव्स हैं, एक हाथ में ग्लव्स का इंतजाम चुनाव आयोग ने किया है कि मतदाताओं को ग्लव्स पहनाया जाएगा और उस ग्लव से ही वो ईवीएम में बटन दबाएंगे और दूसरे हाथ में जो इंक है वो उनकी लगेगी। तो इस तरह के तमाम उपाय हैं चुनाव आयोग ने किए हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही पीपी किट भी यहाँ पर पहुंची है, क्योंकि 4 बजे के आसपास जो कोरोना संक्रमित लोग हैं वो अपने मत का प्रयोग करने के लिए आएंगे। तो उनको देखते हुए जो मतदान कर्मी हैं वो सभी पीपी किट पर यहाँ पर मौजूद रहेंगे और फेस शील्ड लगाकर रहेंगे। तो इस तरह के तमाम उपाय चुनाव आयोग ने बिल्कुल, और ये आदर्श मतदान संक्रमण में किसी को भी मतदान में संक्रमण ना हो सके,
बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और तभी हम इसको आदर्श मतदान केंद्र भी कह पा रहे हैं। लेकिन अगर अब हम इस सीट की बात करें, यह हॉट सीट मानी जाती है गया विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें, ख़ास तौर पर भाजपा के जो प्रेम कुमार हैं लगातार उन्होंने यहाँ से जीत हासिल की है। ऐसे में अब मुख्य मुकाबला जो है वो किस तरह से आप समझ पा रहे हैं, और ख़ास तौर पर तब जब हम जानते हैं कि इस सीट से सबसे ज़्यादा जो प्रत्याशी हैं वो चुनावी मैदान में हैं? बिल्कुल, गया निश्चित तौर पर पूरे बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे हॉट सीट है। दूसरी अगर आप देखें, दो इलाकों में चुनाव चल रहा है, एक मगध का इलाका है, दूसरा अंग का इलाका है। पिछले अगर हम चुनाव की बात करें तो आप देखेंगे कि मगध इलाके की 53 सीटों में सबसे ज़्यादा जो बढ़त हासिल की थी वो आरजेडी पार्टी थी। आरजेडी पार्टी ने यहाँ से करीब 22 से ज़्यादा जो सीटें हैं वो हासिल की थी। दूसरे नंबर पर जदयू थी जिसकी 18 के करीब सीट थी, और भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर थी जहां पर उनकी 10 सीटें थी। कांग्रेस के पास 9 सीटें थी और अन्य के पास 4 सीटें थी। अगर आप अंग इलाके को देखते हैं तो अंग इलाके में जो बढ़त है वो जदयू को मिली हुई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं जदयू ने 7 सीटें वहाँ से जीती थी। उसके बाद आरजेडी के पास थी और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस 3-3 सीटों पर बराबर का मुकाबला था। तो ये इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाता है तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लिए इस प्रथम चरण का चुनाव, क्योंकि 8 जो मंत्री हैं उनकी किस्मत का फैसला भी होने वाला है। और यहाँ से भी प्रेम कुमार जो मंत्री हैं नीतीश सरकार में, वो चुनावी मैदान में हैं और पिछले 6 बार से लगातार जीत हासिल कर रहे हैं। यही कारण है कि इस बार 27 उम्मीदवार यहाँ से गया से हैं जो पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा हैं। प्रथम चरण में सबसे ज़्यादा जो उम्मीदवार हैं वो मैदान में हैं। तो निश्चित तौर पर प्रेम कुमार को भी कड़ी जो टक्कर है वो मिल रही है, लेकिन वो भी पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जिस तरीके से बिहार की जो जनता है, गया की जो जनता है, पिछले 6 बार से उन पर भरोसा जता रही है, इस बार भी उन पर भरोसा जताएगी। लेकिन अब ये परिणाम बताएगा। इतना ज़रूर कह सकते हैं कि सबसे दिलचस्प मुकाबला गया में देखने को मिल रहा है, क्योंकि गया में बड़ी संख्या में बागी भी रहे तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, आरजेडी की बात करें, राजद की बात करें। तो यहाँ का जो परिणाम है वो अपने आप में दिलचस्प होगा, जिस पर सबकी निगाह लगी हुई है। बिल्कुल, और परिणाम के साथ साथ अगर हम प्रमुख मुद्दों का जिक्र करें, लगातार कोई भी चुनाव बिना मुद्दों के नहीं लड़ा जा सकता। ऐसे में प्रमुख मुद्दे अगर हम गया के लोगों की जो आकांक्षाएं हैं उसकी बात करें, मैं सुन पा रही थी जो आपने वॉक थ्रू भेजा, उसमें साफ तौर पर था कि लोग चाहते हैं कि यहाँ पर जो वही बिजली पानी की समस्याएं हैं। लेकिन अहम मुद्दा इस पर क्या उभर कर सामने आया है गया विधानसभा क्षेत्र से? देखिए, गया में अगर हम देखें तो बिजली पानी जैसी कोई बहुत बड़ी जो समस्या है वो गया में नहीं है। रोजगार एक इशू है, उद्योग धंधे यहाँ पर खुल सकें वो एक इशू है। रोड कनेक्टिविटी और ज़्यादा बेहतर हो सके, क्योंकि आप गया से अगर आप बोधगया जाते हैं तो वहाँ पे तमाम तरह की सुविधाएं हैं वो बहुत ज़्यादा है गया के बनस्पत, क्योंकि गया और बोधगया में एक डिफरेंस है वो आपको दिखाई देगा। तो जो लोग हैं वो चाहते हैं कि जो डिफरेंस गया और बोधगया में दिखाई दे रहा है वो डिफरेंस ना दिखाई दे, क्योंकि जिस तरीके से बोधगया को विकसित किया गया है, जिस तरह से बोधगया में काम किए गए, उसी तरह के जो काम हैं वो गया में किए जाएं। जो बेसिक जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन हाँ, जैसे इंडस्ट्री है उसका अभाव है। इंडस्ट्री यहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी संख्या में जो युवा हैं वो दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाते हैं। इसके साथ ही शिक्षा संस्थानों की बिल्डिंगें बहुत अच्छी हुई हैं, लेकिन अच्छे इंस्टीट्यूट के लिए अच्छे टीचर्स यहाँ पर मौजूद होने चाहिए। विकास के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर जो लोग हैं वो चाहते हैं अपने जनप्रतिनिधियों से, तो ये इस तरह की बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे मजबूत किया जाएगा, किस तरह से और इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर लगाई जाएं, इसको लेकर भी चुनावी वादे किए गए हैं। ये देखने वाली बात होगी कि आगे किस तरह से इसको अमली जामा पहनाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। वहीं हमने बात की है जो पहले दौर के लिए आज वोटिंग की जा रही है, लेकिन अगर हम दूसरे फेज़ की बात करें तो बिहार में 3 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार अब चरम पर पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के दरभंगा, मुजफ्फरपुर और राजधानी पटना में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे और एनडीए जेडीयू गठबंधन की उपलब्धियां जनता के सामने रखेंगे। आज का दिन काफी अहम, प्रधानमंत्री की 2 अहम रैलियां हैं, 3 है बल्कि, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और साथ ही पटना में रैली है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी पश्चिमी चंपारण और दरभंगा में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे।
तो आज का दिन बहुत अहम रहने वाला है बिहार के लिए और दरभंगा के सियासी पारे पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार सिंह और मुजफ्फरपुर से चुनावी प्रचार का जायजा ले रहे हैं हमारे संवाददाता अनुज यादव। सबसे पहले अभिषेक, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। आप दरभंगा में मौजूद है, जिसे हम जैसा कि बात कर रहे थे, जिसे मिथिलांचल के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो प्रमुख मुद्दे किस तरह से चुनावी हम कह सकते हैं समर का हिस्सा हैं और ख़ास तौर पे तैयारियां किस तरह से की गई हैं प्रधानमंत्री की रैली को लेकर, जो कि कुछ ही देर में भी होने वाली है। चलिए अभिषेक जो है हम उनसे कोशिश करते हैं कि वापस संपर्क साध सके, लेकिन हमारे साथ क्या अनुज जुड़े हुए हैं? अनुज हमारे साथ मुजफ्फरपुर से जुड़े हुए हैं। अनुज, अगर हम मुजफ्फरपुर की बात करें तो सबसे अहम है, चलिए अभिषेक से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक हम आपको बता दें कि दरभंगा की जहां तक बात है मिथिलांचल के रूप में ख़ास तौर पर जो मखाने हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं उसकी सबसे ज़्यादा पैदाइश वहीं की जाती है और कैसे वहां पर इंडस्ट्रीज़ को लाया जाएगा, कैसे उसको और बुनियादी रूप से कैसे और समृद्ध बनाया जाएगा, ये दरभंगा के लिए बहुत अहम है। और सबसे अहम ये है कि आज जब प्रधानमंत्री वहाँ पर रैली करेंगे उसको लेकर बात कर लेते हैं। हमारे साथ अभिषेक जुड़ गया। अभिषेक, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि दरभंगा को मिथिलांचल के रूप से जाना जाता है, यहाँ पर जो मिथिलांचली आर्ट है उसको लेकर भी हम देखते हैं कि कैसे वैश्विक स्तर पर भी बहुत प्रसिद्ध है। आज दरभंगा वासियों के लिए अच्छा दिन है जहाँ प्रधानमंत्री आज रैली करने वाले हैं। प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे, खासतौर पर रैली को लेकर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये कोविड काल है। बिल्कुल आंचल, मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूँगा, प्रधानमंत्री अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पहुँचने वाले हैं। उसके पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि लोगों ने किस तरीके से यहाँ पर मास्क पहना हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सब ने मास्क लगाया हुआ है और अपने जो भी कार्यकर्ता हैं या फिर जो भी स्थानीय लोग हैं सब ने मास्क लगाया हुआ और दूरी जो है वो 2 गज की उन्होंने बनाई हुई है। यानी जो चेयर्स भी लगाए गए हैं वो भी 2 गज की दूरी के आसपास जो है वो चेयर्स लगाए गए हैं और चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, यहाँ प्रधानमंत्री की रैली में आने वाले जितने लोग हैं उन सब ने मास्क लगाया है, उचित दूरी का पालन कर रहे हैं। साथ ही प्रशासन की ओर से जो है सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है यहाँ पर और इसके अलावा जो मास्क है वो भी यहाँ पे वितरित किया जा रहा है ताकि अगर कोई मास्क लाना भूल गया है तो उसे मास्क दिया जाए और उसे जो है 2 गज की दूरी के बाद बैठाया जाए। अब अगर हम बात करें मिथिलांचल के मुद्दों की तो मिथिलांचल जो है ये यहाँ पे अगर स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना के बाद दूसरा मेडिकल कॉलेज जो है वो मिथिलांचल में बना, यानी DMCH। ऐसे में यहाँ पर अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी रही, लेकिन दशकों पहले तक यहाँ पर जो है जो सबसे बड़ी दिक्कत ये रही कि पटना से 150 किलोमीटर होने के बावजूद यहाँ आने में जो है 10 से 12 घंटे का समय लगता था, यानी सड़कों का जो हाल था वो बहुत खास्ता हाल था। लेकिन अब जो है पटना से यहाँ आने में आपको 3 से 3.5 घंटे मात्र लगते हैं, यानी कि जो बदलाव हुआ है पिछले कई सालों में वो यहाँ पर साफ नजर आता है। मुद्दों की बात करें तो चूंकि विधानसभा चुनाव है, स्थानीय मुद्दे भी काफ़ी है। यहाँ पर एम्स बनने जा रहा है, ये यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी बड़ी बात है कि यहाँ पर एम्स बनने जा रहा है। साथ ही दरभंगा में एयरपोर्ट बनने जा रहा है। अभी जो लोग यहाँ के लोग हैं, क्योंकि यह 2 यूनिवर्सिटी यहाँ पे और काफ़ी ज़्यादा जो यहाँ से लोग हैं वो नौकरी में, सर्विस में बाहर है। ऐसे में जो व्यापारी समाज है, चूँकि यहाँ पर कृषि बाहुल एरिया होने के बावजूद मखाने का जो है वो एक्सपोर्ट होता है, 30 देशों में होता है, तो ऐसे में एयरपोर्ट शुरू हो जाने से व्यापारियों को लगता है कि वो भी काफ़ी इससे बदलाव आएगा। तो जो ये एम्स और एयरपोर्ट के अलावा जो बिजली, पानी, सड़क और स्थानीय मुद्दे हैं बिल्कुल बहुत हावी रहेंगे और इसी पर बिल्कुल। और प्रधानमंत्री की आज रैली है तो किस तरह से यहाँ पर आकर्षित किया जाएगा सभी उन वोटर्स को, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इन जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनुज यादव, फोन लाइन पर मौजूद हैं, मुजफ्फरपुर से मौजूद हैं। अनुज, हम जानते हैं कि अभी कुछ ही देर में वहाँ पर प्रधानमंत्री की रैली होने वाली है। जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि मुजफ्फरपुर इंडस्ट्रीज़ के लिहाज से अगर बिहार की बात की जाए तो काफ़ी अहम है। ऐसे में प्रमुख मुद्दों के साथ साथ कौन से ऐसे हम देख सकते हैं उम्मीदवार हैं जिनके बीच कांटे की टक्कर हम उम्मीद कर सकते हैं इस चुनावी समर में? देखिए, बिल्कुल दूसरे चरण का जो चुनाव बिहार में होना है उसके प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहाँ पर मुजफ्फरपुर के अंदर दूसरी जनसभा को यहाँ पर संबोधित करेंगे। यहाँ अगर मैं क्योंकि ये कोविड-19 की एक चुनौती के बीच में ये चुनाव हो रहा है, उन चुनौतियों को मद्देनजर रखते हुए आंचल यहाँ पर जितने भी सुरक्षा के उपाय हैं, जो दिशा निर्देश हैं, उनको यहाँ पर पूरा किया गया है। 2 गज की दूरी हो या मास्क पहनने की बात हो
जितने भी लोग सुनने आएंगे वहां पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है कि सभी लोगों को जो मास्क हैं वो मुफ्त में यहाँ पर बांटे जा रहे हैं। इसके अलावा पूरे ग्राउंड को जो है सभा स्थल को यहाँ पे सैनिटाइज किया गया है। दूसरे चरण की बात करूं तो यहाँ जो दिग्गज नेता हैं, जो 8 मंत्री हैं, 94 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा। दूसरे चरण में 8 ऐसे उम्मीदवार हैं जो एनडीए सरकार में, नीतीश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। उनकी जो किस्मत है वो यहाँ पर जो है दूसरे चरण में होगी। मुख्य मुकाबले की मैं बात करूं तो यहाँ ज्यादातर एनडीए और महागठबंधन के बीच में ही मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर लोक जनशक्ति पार्टी जो एनडीए का हिस्सा हुआ करती थी गठबंधन का, वो इस बार चुनावी मैदान में अकेले है और कुछ सीटों पर वो जो है चुनौती देते हुई नजर आ रही है। वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। मुजफ्फरपुर ये चंपारण से मिला हुआ इलाका है। सबसे ज्यादा यहाँ कृषि के कार्य यहाँ पर होते हैं, धान काफी मात्रा में यहाँ पर होता है। एक जमाना था जब यहाँ गन्ने की भी खेती होती थी। तो कुल मिलाकर मुजफ्फरपुर में कपड़े का, खुदरा का बड़ा व्यापार, थोक का व्यापार यहाँ पर होता है। तो लोगों का कहना है कि जिस तरीके की संभावनाएं इस इलाके के अंदर, मिथिलांचल और चंपारण के अंदर हैं, वो संभावनाओं को और यही जो संभावनाएं हैं, यही जो संभावनाएं हैं, अगर प्रत्याशी समझ जाएं तो बहुत अहम हो जाता है कि जनता की आकांक्षाओं पर वो खरे उतरेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और आज के एजेंडे में जो तीसरा एजेंडा हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके दिन का रुख तय कर सकता है, वो है बांग्लादेश और भारत के बीच आज से एयर बबल की व्यवस्था के तहत विमान सेवा बहाल हो गई है। कोविड-19 महामारी के चलते दोनों देशों के बीच लगभग पिछले 8 महीनों से उड़ान सेवा जो थी वो बाधित थी। द्विपक्षीय एयर बबल समझौते के तहत दोनों देशों की विमानन जो कंपनियां हैं कुछ प्रतिबंधों के साथ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन कर रही हैं। एयर बबल का मतलब ही यही होता है कि इस समझौते के तहत जो 2 देश अगर समझौते में आते हैं तो विमानन कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन करती हैं कुछ प्रतिबंधों के साथ। फिलहाल 3 बांग्लादेशी कंपनियां भारत के लिए सप्ताह में 28 उड़ानों का परिचालन करेंगी और विमान बांग्लादेश एयरलाइन ढाका दिल्ली और ढाका कोलकाता मार्ग पर उड़ानों का परिचालन किया जाएगा। और अगर यूएस बांग्ला एयरलाइन ढाका चेन्नई मार्ग पर उड़ान का परिचालन करेगी। ये जो विमान सेवा है वो आज से बहाल हो जाएगी। नोवो एयर ढाका कोलकाता मार्ग पर उड़ान का परिचालन किया जाएगा। तो ये बहुत अहम है कि किस तरह से लगातार एयर बबल की इस व्यवस्था के तहत जो उड़ान सेवा है वो कई देशों में बहाल की गई है। आज भारत और बांग्लादेश में बहाल है। लेकिन पहले आपको समझाते हैं कि ये जो एयर बबल है, यानी कि जो ये एयर का बबल है, बुलबुला है, आखिर है क्या। 2 देशों द्वारा द्विपक्षीय समझौता करके जब एक खास एयर कॉरिडोर बनाया जाता है उसे एयर बबल कहा जाता है, ताकि हवाई यात्रा में कोई दिक्कत ना आए। और इस समय कोरोना संकट से पूरी दुनिया परेशान है, इसलिए तमाम शर्तों के साथ 2 देश आपस में एयर बबल शुरू कर रहे हैं, जिसमें सुरक्षा मानकों का जो पालन है वो बेहद जरूरी होता है, क्योंकि ये कोविड काल है। इनमें वही लोग सफर करते हैं जो कोरोना से जुड़े सभी नियमों और प्रतिबंधों पर खरे उतरते हैं। तो सुरक्षा मानकों का जो पालन करना है वो बेहद जरूरी है। सफर वही लोग करेंगे जो कोरोना से जुड़े नियम जानते हैं, जो कोरोना संक्रमित नहीं है। और इसी पूरे मुद्दे पर ज्यादा जानकारी से बात करने के लिए ढाका से मौजूद हैं हमारे संवाददाता राजेश। राजेश, हम ये समझना चाहेंगे कि जिस तरह से आज ये विमान सेवा बहाल की गई है, तो यात्रा करने से पहले किस तरह का एसओपी है वो जारी किया गया, क्योंकि हम जानते हैं कि ये कोविड काल है तो तमाम प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए यात्रा करनी होगी। जो हवाई यात्रा संबंधी एसओपी है। हेलो जी राजेश जी, मैं सुन पा रही हूँ आपको। हाँ, हवाई यात्रा संबंधी एसओपी जो भी हैं वो किया जा रहा है। लेकिन आज की जो ये एयर बबल यात्रा है उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि इसमें बांग्लादेश से बड़ी संख्या में हिंदुस्तान लोग जाते रहे हैं मेडिकल फैसिलिटी के लिए। और आज जब सुबह एयरपोर्ट पर, हजरत शाह जलाल एयरपोर्ट पर भारत के बांग्लादेश के उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की। आज पहली एयर बबल सेवा यहाँ से शुरू हो रही है। 2 फ्लाइट जो यूएस बांग्ला एयरलाइंस की है यहाँ से आज रवाना हुई है, जो कि एक कलकत्ता और एक चेन्नई जाएगी। तो उसमें कई लोग ऐसे जो व्हील चेयर बाउंड हैं, कैंसर के पीड़ित लोग हैं,
और उनके चेहरे पर ली और एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही थी और सभी लोग मास्क पहने हुए थे, कोशिश कर रहे थे अधिक से अधिक सोशल डिस्टेंसिंग भी कोशिश कर रहे थे मेंटेन करने की, लेकिन उनकी ये आकांक्षा थी कि हिंदुस्तान होगा। और हिंदुस्तान, आप जानते हैं कि बांग्लादेश से भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों में, लोगों में सबसे ज्यादा संख्या बांग्लादेश के लोगों की होती है। तो आज इस सेवा के शुरू होने से लोगों में एक बहुत ही खुशी का माहौल है और लोगों में एक संतोष का माहौल है। बिल्कुल, काफी समय से बिल्कुल हाई कमिश्नर विक्रम दोरे, बिल्कुल काफी समय से ये सेवा जो थी वो प्रतिबंधित थी, अब उसे बहाल किया गया है। जी राजेश, बहुत संक्षिप्त में आपसे जानना चाहती हूँ कि अभी तो शुरुआत में सिर्फ 3 बांग्लादेशी एयरलाइंस है जो 28 उड़ानों का परिचालन करेंगी, आगे दायरा किस तरह से बढ़ाया जाएगा एयर बबल के तहत? अभी तो ये शुरुआत हुई है। शुरुआत में तो बांग्लादेश एयरलाइंस और नोबो एयर, 3 एयरलाइंस जो यहाँ की 3 प्रमुख एयरलाइंस है वो, और हिंदुस्तान की तरफ से एयर इंडिया, विस्तारा, इंडिगो, स्पाइसजेट और गो एयर, ये 5 है, वो भी 28 फ्लाइट ऑपरेट करेंगी। और भविष्य में जब और भी सेवाएं चालू होने की संभावना है, इसके बारे में हाई कमिश्नर विक्रम दोरेस्वामी ने भी कहा कि ये शुरुआत है और आगे उम्मीद की जाती है कि सेवा और भी। जी बिल्कुल, बहुत अहम जानकारी आपने दी राजेश, और सबसे अहम बात है कि जो लोग हैं जो इस वक्त अगर बांग्लादेश जाना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी अहम है कि वो जो खुशी है वो हम देख पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो बांग्लादेश और भारत के बीच जो यात्रा है, अब वो हवाई सेवा है वो बहाल कर दी गई है एयर बबल के तहत। तो आज के एजेंडे में हमने तमाम वो खबरें बटोरी जो आपके दिन का रुख तय कर सकती थी। आज इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं हिंदी में समाचार मेरे सहयोगी तेजिंदर के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।